को लेके कुछ अनुभव गुजरात का था, जिसमें 80 गांव, छोटा उदयपुर की जो है कि 80 गांव जो है वो 22,000 हेक्टेयर को बचा के रखा था। वो जेएफएम के समय से जो था, लेकिन जब उसकी अधिकार आए कि इसको काट के ले जाना था तो वन विभाग ने बाधा डाला, तो मिला नहीं। अब जब ये वन अधिकार आए थे, यहाँ पे भी ये बात है, बट वहाँ पे बहुत तगड़ा रूप से आए फिर वो बात रख रहा है कि लोगों का वो अनुभव है कि छीना जाता है। हम बचा रहे हैं, यहाँ पे भी राजस्थान में जो हमारा आंकड़े बोल रहे हैं कि जेएफएम के वजह से 25% जंगल बढ़ गया, लेकिन जब देना था तो ये जब वन अधिकार जो, क्योंकि उसमें एक तो निजी वन अधिकार के बारे में जो बहुत सारी बात होगा, लेकिन जो सामुदायिक वन अधिकार है और जो सुनील का भी उसी संकेत सामुदायिक वन अधिकार की जो है, उसमें जो है वो पूरा जो देना था उसमें ये बाधा कर रहे थे, क्योंकि जब कैश से था तो वहाँ पे हमने जो स्टडी की और वहाँ पे पाया गया कि 800 से ज़्यादा प्रजातियाँ था। तो हमने उनको कहा कि इनमें से 10 से ज़्यादा या 20 से ज़्यादा नहीं है जैसे आमदनी जो वन विभाग की नियंत्रण में है, बाकी सारा चीज़ आपका नियंत्रण में है, 90% से ज़्यादा चीज़। तो आप मार्केट व्यवस्था की बजाय जो आपका अधिकार जमाना है उन लोकल प्रजाति पे करें, जिसमें ये सामुदायिक वन अधिकार का पूरा जो जंगल के ऊपर जो अधिकार है, तो उस पर यहाँ पे क्या हो रहा है आप और बात कर सकते हैं। दूसरा जो मोहन की जो बात है उसमें कुछ ऐड करके मतलब जो सवाल है कि जो किसान आंदोलन है वो एमएसपी को लेके जो है, जो ये जो जिस प्रकार की खेती हो रहा है जिसमें पैदावार की जो खर्चा है वो बढ़ते जा रहा है, और कहीं कुछ संकेत मोहन भी किया, आपने भी किया, तो उसमें कि हमें जो उस टाइप की खेती करने के लिए जो खर्चा बढ़ रहा है, जो मोहन ने यूरिया वगैरह की जो बोल रहे हैं, तो कई जगह पे देखा कि जैविक खेती में जो है कि क्योंकि आप वो तो आपने वो 1.5 लाख और 50,000 के खर्चा है, तो कई लोग ने अपनाया, इसलिए मतलब वो जैविक खेती से कोई मतलब नहीं था, लेकिन खर्चा बचाने के लिए उसका वो है। और अपन देख रहे हैं मार्केट से कितना मिल रहा है, लेकिन आपके साथ जो स्टडी था उसमें 70% जो था वो मार्केट में जा रहा है, तो 30% कमा रहे हैं। तो उससे ज़्यादा अगर ये वो हो तो उसके जो अनुभव के बारे में बात। हाँ, मैं गौतम जी से पूछना चाहूँगा। गौतम जी, तो ये जैसमंद के बारे में कि जैसे आपकी सहकारी समितियाँ जो बनी हुई है, तो सहकारी समितियाँ जो मतलब से करती है, तो अभी राजस्थान का पर्याय आप इंडिविजुअल भी काम कर रहे हैं, तो पहले इसमें सारी समितियों से काम लेकर राजस्थान में ले गया था, तो अभी किस तरह से होगा आपका? अभी पहले राजस्थान के साथ में जुड़े हुए थे, तो राजस्थान के द्वारा हमें आदिवासियों को अच्छी तरह से लाभ मिल रहा था, हर चीज़ में, माल जाल में, प्रशिक्षण में या भ्रमण में, हर एक तरह से आदिवासियों को अच्छा लाभ मिल रहा था। जब से ये 2005 के बाद में मत्स्य विभाग के पास में ये समितियाँ चली गई, जब से विभाग की ओर से हमारे वो कोई देख रेख या संचालन या उसकी सारी जो देख रेख का काम है वो विधिवत सुचारू रूप से नहीं है। तो इससे बढ़िया ये सारा राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से जो भी सारी आदिवासियों की सुविधाएं के लिए जो भी अनुदान वगैरह सारा कुछ मिलता है वो राजस्थान के द्वारा डीएपी के मार्फत से मिलता है। बहुत सारी सुविधाएं जो तो एक वो वाली कहावत हो गई कि ये तो हाई वाई और माई वाई, गवर्नमेंट से हमें पूरा करने को ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि राजस्थान हमारी सारी सुविधा आपने प्रयास किया था वापस के लिए काफ़ी प्रयास किया, और हमने बहुत लोग सबकी हमारे विज्ञापन की कोई संभाल नहीं। उसके फोटोकॉपी खड़ा हमको आंकड़ा चाहिए। मेरा सवाल एफआर को लेके था। मैं डॉक्टर ने पूछा था कि जिन लोगों को
अधिकार पत्र मिला हुआ है, उन लोगों को जमाबंदी गिरदावरी के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए मेरा जो इस सवाल को पूछने की ये मंशा है, वो ये मंशा है कि जिन लोगों को हमने अपने संघर्ष से या आंदोलन के माध्यम से, क्योंकि आपका क्षेत्र तो थोड़ा बाहुल्य आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जो कि हमारा 12 एक शहरी है, ट्राइबल बेल्ट है, और कोटा में भी कुछ लोग हैं जो कि इससे ग्रासिया हैं, कोटा में भील हैं, अदर कास्ट हैं। तो हम एक छोटे पॉकेट में काम कर रहे हैं, इस वजह से हमको पूरी जानकारी मिल नहीं पाती है। तो मेरा इसलिए सवाल था कि क्योंकि उन लोगों के पास में उनको जमीन के फॉरेस्ट की जमीन पर आधारित अपनी खेती करते आ रहे थे, लेकिन आज उनको अधिकार पत्र मिला, लेकिन उनके पास खेती करने के लिए कोई बीज की सुविधा या कोई किसी प्रकार के आर्थिक उनके पास में सुविधा नहीं होने की वजह से अगर हम प्रयास करते हैं तो हम कलेक्टर या एसडीओ वगैरह बोलते हैं कि इस तरह का कानून नहीं है तो वो जमाबंदी या गिरदावरी मिलेगी। अगर जमाबंदी गिरदावरी उनके पास है तो उनको सहकारी समिति से लोन मतलब पैसा मिलता है, कृषि विज्ञान केंद्र से जो अपने जनजाति उपयोजना बनी हुई है उसके तहत लाभ मिलते हैं। इन सब लाभों से वो लोग वंचित हैं, तो हम इसके लिए क्या प्रयास करें ताकि उन लोगों को लाभों से हम दिला पाएँ? आप जवाब इसमें जो दोनों सवाल आए हैं तो इस सवाल का जवाब देने वाले बीच में जितने भी साथी बैठे हुए हैं उनमें से भी जोड़ सकते हैं। मैं मेरी समझ से दोनों सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक पहला सवाल जो वीरेंद्र जी ने किया था, तो इसमें एक तो ये कि वन अधिकार कानून के अंदर सामुदायिक वन अधिकार की जो बात है, जो सबसे बड़ा जो अधिकार है सामुदायिक वन अधिकार, तो इसके अंदर अपन राजस्थान के संदर्भ में देखें तो पहली बात तो ये है कि कानून बनने के बाद में सामुदायिक वन अधिकार की प्रक्रिया कैसे हर गांव में इस्टेब्लिश होगी, तो उसके लिए जो प्रयास सरकारी स्तर पर होने थे वो पहल अभी तक नहीं हुई है, और वो पहल शायद अब हो रही है जो सरकार अभी 9 अगस्त से शुरू करने वाली है। तो बात यह कि 15 साल में सरकार की ओर से सामुदायिक वन अधिकार को लेकर कोई पहल नहीं हुई है। कुछ लोग जो आंदोलन में जुड़े थे उन्होंने कोशिश की और उन्होंने अपनी समझ से गांव सभाओं में अपने गांव के जंगल के दावे तैयार किए। व्यक्तिगत वाली बात अलग है, जो मर्यादा जात दावे गांव के लोगों ने तैयार किए वो व्यक्तिगत है, पर जिन गांव सभाओं ने समझा कि ये हमारे गांव का जो जंगल है ये जंगल वन विभाग का नहीं है, ये जंगल है तो हमारी पीढ़ी भी है, तो उनका जीवन उससे जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने ये चीज समझ के सामुदायिक वन अधिकार की पूरी दावे तैयार किए। उसमें क्या समझ थी, एक तो ये थे कि गांव का जो जंगल है इस जंगल के उपयोग की बात है, तो उपयोग के अंदर खुद के घर के लिए, खाद्य सुरक्षा या पोषण के लिए, या उनके मकान बनाने के लिए, या खेती के औजार बनाने के लिए, तो इस तरह की जो उपयोग की बात है उसकी व्यवस्था कैसे होगी। दूसरा बात है उनकी आजीविका से जुड़े जो सवाल है, जंगल के अंदर बहुत सारी लघु वनोपज इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें खुद के लिए भी और फिर मार्केट में बेचने के लिए भी क्या व्यवस्था हो सकती है, तो उपयोग के अंदर ये दोनों बात आ रहे हैं। तो ये व्यवस्था सामुदायिक वन अधिकार के तहत कैसे गांव सभा इस्टेब्लिश कर सकती है, एक ये बात है। दूसरी जो बात है कि गांव का जो जंगल है उसके संरक्षण की जो बात है, उसकी सुरक्षा की जो बात है, वो व्यवस्था कैसे गांव इस्टेब्लिश करेगी, वो व्यवस्था कैसे बनाएगी। तो इसके लिए जैसे उपयोग वाली बात बन गई, फिर गांव के जंगल को कोई नुकसान पहुंचाता है, चाहे गांव के व्यक्ति या पास के गांव के व्यक्ति, तो उसके लिए हम गांव सभा क्या कार्रवाई करेंगे, क्या पेनाल्टी लगाएंगे, इस तरह की व्यवस्था भी गांव सभा बना सकती है। तो ये जो दक्षिणी राजस्थान में जिन लोगों ने गांव के सामुदायिक दावे तैयार किए हैं उन्होंने कोशिश की है कि उपयोग की व्यवस्था क्या होगी, कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, क्या उसके नियम होंगे, वन प्रबंधन की कमेटी गांव स्तर पे बनेगी जो ये सारी चीजें देखेगी। सुरक्षा की बात, नियम को तोड़ता है तो उसके पेनाल्टी की बात, उसकी सुरक्षा की बात। तीसरा जो बड़ा पॉइंट है कि गांव के जंगल के संवर्धन की बात, कि जो जंगल है उसके विकास की भी बात है। जंगल काफी बड़ा है, हेक्टों में फैला हुआ है, तो कौन से एरिया में गांव के जंगल का विकास करना है, जिसके अंदर अभी तक ये समझ है कि ये केवल वन विभाग करता है, इसका माइक्रो जो प्लान बनाता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन खंड के आधार पर बनाता है, तो वो एक तरफा मामला है। तो हमने ये कोशिश की
कि कैसे गांव सभा और वन प्रबंधन कमेटी की ये समझ बने कि हमारे गांव के अंदर जो जंगल है, किस एरिया की जमीन खाली है जहां वो चाहते हैं कि भाई यहाँ जंगल लगना चाहिए, या कौन से पार्ट को इस 5 वर्ष के लिए छोड़ेंगे, कौन से बात को 5 वर्ष के लिए बंद करेंगे ताकि वहाँ कुछ प्रजातियां सारी चल सके। तो ये सोच विचार भी कैसे कर सकते हैं, तो ये एक्सरसाइज भी गाँव सभाओं में सारी कुछ लोग जो समझ पा रहे हैं वो कर रहे हैं। चौथा जो बड़ी बात है कि जो सवेरे आपने भी दवे साहब ने भी बताया था कि जो जंगल है और जो जलवायु परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं, तो इसमें जो बायोडाइवर्सिटी वाली जो बात है, जैव विविधता की जो बात है, जंगल के अंदर कितनी प्रजातियां हैं, कितनी तरह की वनस्पति है, कितने जीव जंतु है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सारी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर एक चीज को आप छोड़ दोगे तो वो कभी टूट जाएगी, या एक ही तरह के प्लांट लगा दोगे तो वो भी जंगल की खेती हो जाएगी। तो जंगल की खेती नहीं हो, जंगल जो कुदरत ने दिया है वो अपने खुद अपना बीज वो सजो के वो जमीन से उग के बिना बारिश की भी चलता है। तो इस तरह की जो अलग अलग प्रजातियां हैं, वनस्पति की जो प्रजातियां हैं, जीव जंतु की जो प्रजातियां हैं, पशु पक्षी जो है जो एक दूसरे पर निर्भर है और वहाँ लोग भी रह रहे हैं, तो ये सारी जो जैव विविधता है, वनस्पति, प्राणी, मानव, जीव जंतु, जानवर, तो ये सारी चीज़ें भी कोशिश करते हैं जिन गाँव सभाओं के साथ में हम भी जुड़ के काम कर रहे हैं। तो जब उन गाँवों में सामुदायिक वन अधिकार का दावा तैयार किया तो उस जंगल के अंदर किस किस तरह की प्रजाति के वनस्पति है वो सारी भी लिस्ट आउट की है, किस तरह के जीव जंतु है, किस तरह की लघु वन उपज है, किस तरह की औषधि पौधे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी लोगों ने समझ के की है। तो मोटे रूप से देखें तो जो जंगल है उसका उपयोग की बात, उसकी सुरक्षा संरक्षण की बात, उसके विकास की बात, संवर्धन की बात और जैव विविधता बनी रहे, जिस सोच से कैसे उस गांव के जंगल का विकास हो सकता है। और उसके अंदर जो सबसे बड़ी जो रुकावट आ रही है, दिक्कत आ रही है कि पैसा एरिया के अंदर बार बार सवाल आ रहा था कि क्यों अभी भी सरपंच और सचिव के इर्द गिर्द व्यवस्था घूम रही है पैसा कानून आने के बाद भी, क्यों गांव की गांव सभा के अंदर वहाँ का जो गोलकीर है, मुखिया है या वहाँ का पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो सचिव की भूमिका निभा के वो प्रक्रिया आगे कैसे नहीं बढ़ पा रही है। तो इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ कुछ चीज़ें जैसे वन सुरक्षा समिति भी बनी हुई है वो भी काम कर रही है, तो उसके अंदर दखल की जो बात है वहाँ वनपाल है, गाँव के लोग अध्यक्ष बने हुए हैं, मेंबर बने हुए हैं, उनको पता नहीं है कि उस गाँव के जंगल का प्लान कैसे बन रहा है और उसके अंदर वनपाल है, उसके हाथ में सारी चीज़ें हैं। तो अगर इसी रूप में वो प्रक्रिया चलेगी तो पैसा का हाल हुआ वैसा सामुदायिक वन अधिकार के अंदर भी होगा। तो इसके अंदर भी गांव की जो वन प्रबंधन समिति है, जैव विविधता समिति है, ये सारी गांव के हाथ में आए और उसके अंदर टेक्निकल रूप से जो एकेडमिक बात है उसको वन विभाग उसके अंदर सहयोग कर सकता है, मदद कर सकता है। तो ये सारी चीज़ उस रूप में कैसे आगे बढ़े, तो सामुदायिक वन अधिकार पर ज़्यादा मैं भी पता नहीं पाया था उस समय। तो इस सोच से कैसे ये बात आगे बढ़े जिस पे अपन समय समय पे बात भी करते हैं। जी जी, तो ये बात थी। और 12 के जो साथी ने बात रखी थी, तो इसमें इसके लिए तो आप बहुत सारे साथी जैसे जानते हैं कि अपन कमिश्नर ऑफिस कितनी बार गए, जयपुर कितनी बार गए और इस चीज़ को बार बार उठाया, क्योंकि राजस्व भूमि के अंदर जो बात है वहाँ जमाबंदी है, वहाँ किसी की मृत्यु हो गई तो म्यूटेशन खुल के दूसरे के नाम पर जमीन आ जाती है। पर जो व्यक्तिगत वन अधिकार के पट्टे मिले हैं उसके अंदर अभी तो वो दर्ज भी नहीं हुआ है, तो म्यूटेशन खुलने की या उसकी मृत्यु होने के बाद में उसके बेटे या बेटी के नाम पे आने की बात तो बहुत दूर है। तो वो मैकेनिज्म अभी बना नहीं है। तो इसके लिए पिछले 3-4 साल से आप सारे साथी अभी जुड़े हुए हो, तो अपन काफ़ी बार जयपुर भी गए और इस तरह की बात भी अपन ने की है वहाँ पे। तो अभी वो सारी चीज़ें वहाँ पे एक मिनिस्टर लेवल पे, सरकार लेवल पे है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे वो चीज़ अभी तक आ नहीं पाई है। तो इसके लिए तो अपन को और कैसे अपन ज़्यादा दबाव बना सकते हैं ताकि वो सारी चीज़ हो सकती है और वो सारी प्रक्रिया होती है, तो उस ज़मीन के नाम पे जो भी योजना का लाभ मिलना है, सुविधा मिलनी है, वो चीज़ भी हो सकती है। केवल एक चीज़ जरूर हुई है कि वन अधिकार के जिन लोगों को पट्टे मिले हैं उनकी ज़मीन पे भू सुधार का जो काम है नरेगा के थ्रू, इस तरह के कुछ हुए हैं, ऑर्डर भी आए हैं। तो एक काम इस तरह का हुआ है, इस आदिवासी एरिया के अंदर बहुत सारे लोगों के सीएम आवास के मकान पास हुए पिछले 5-6 सालों में, सेंक्शन है और चक्कर लगा रहे हैं और उनके वन अधिकार का पट्टा है तो कह रहे हैं वन अधिकार के पट्टे पे वो आपका ये पीएम आवास का मकान नहीं बन सकता। तो ये भी काफ़ी जगह इस तरह की चुनौती वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसे राजस्व में इंदिराज हो, कैसे म्यूटेशन की प्रक्रिया में आएगा, ये तो अपन कैसे दबाव बना सकते हैं, वो एक आगे लड़ाई का हिस्सा